चलिए बच्चों, हमने सॉलिड, गैसेस और लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। अब आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड कंप्लीटली इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आइस का एग्जांपल ले लें तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस, इस चीज को समझ लीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस ही मेल्ट होके वाटर में बनती है और फ्रीजिंग पॉइंट भी जो वाटर का है वो 0 है। तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या है? 0। मेल्टिंग क्या प्रोसेस होता है? द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्यूजन। तो फ्यूजन को मेल्टिंग या मेल्टिंग को फ्यूजन भी कहते हैं। तो ये दो प्रोसेस है। तो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि सॉलिड का लिक्विड में बदलना, वो मेल्टिंग कहलाता है। हर सब्सटेंस का एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, प्योर सब्सटेंस का। अब टेम्परेचर, टेम्परेचर देखिए हम किस में मेजर करते हैं। अगर हम क्लिनिकल की बात करें, जैसे हम अपना फीवर वगैरह है वो हम फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, लेकिन डे एंड नाइट का टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। लेकिन लैब में जो टेम्परेचर यूज होता है वो केल्विन में होता है। तो वही देखेंगे कि देखिए 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273.16 केल्विन। इस एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं इस पॉइंट को। -273 डिग्री 0.16 केल्विन को हम एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं। 0.6 हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो हम नियर अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस 273 डिग्री केल्विन हम मान लेते हैं। अब अगर हमें कन्वर्जन करना हो केल्विन को सेल्सियस में, तो हम उसको राउंड ऑफ 273.16 को राउंड ऑफ कर लेंगे। तो मान लीजिए 273 केल्विन है, तो उसमें से 273 माइनस कर देंगे तो हमें वापस मिल जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि केल्विन को अगर हमें सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा 273। कोई भी डिग्री केल्विन में टेम्परेचर दे रखा, अब देखो दूसरे वाले में दे रखा है 300 केल्विन, तो 300 केल्विन को अगर हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो 300 को 273 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यानी 300 कन्वर्ट हो चुका है डिग्री सेल्सियस में। इसका उल्टा लेके चलते हैं, कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू केल्विन। जहां पे हम अगर केल्विन में है तो हम माइनस करते हैं 273, अगर डिग्री सेल्सियस में है और केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम प्लस कर देंगे। तो जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 प्लस कर देंगे तो 273 डिग्री केल्विन आ जाए। 50 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 50 में 273 ऐड कर देंगे तो 323 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 100 को करना है तो 100 में 273 ऐड कर देंगे, 373 डिग्री केल्विन आ जाएगा। तो इसको, इस चीज को फिर से क्लेरिफाई कर लीजिए कि केल्विन को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, केल्विन को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 यहां पे माइनस होगा, और सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड होगा। ठीक है जी, तो ये देख लीजिएगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए आपको। ये क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि हमें 1 किलोग्राम सब्सटेंस यानी कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और फ्यूजन को हमने इससे पहले ही पढ़ाया है नेक्स्ट प्रीवियस पेज में कि उसको हम मेल्टिंग भी कहते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कह लीजिए या फ्यूजन कह लीजिए, लेकिन फ्यूजन ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब है नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस और वेपर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो जहां सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं,
बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जहां पे लिक्विड चेंज होता है गैस में या फिर वेपर में, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि हम सबको मालूम है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स है, प्योर वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस है। बॉइलिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग। ये बल्क फिनोमिना है। तो अगर कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम बॉइलिंग कहते हैं। अब आ जाइए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, the amount of energy that is required to change 1 kilogram of liquid into vapor at atmospheric pressure without any change in temperature at its boiling point is called the latent heat of vaporization। अब कहने का मतलब यह है कि लिक्विड 1 kg ऑफ लिक्विड को हम वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम 1 kg लिक्विड को जब हम वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए जितनी एनर्जी हमारी यूटिलाइज होती है, जितनी एनर्जी यूज होती है, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है। वॉलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं? दोस लिक्विड विच कैन चेंज इनटू वेपर इजिली आर कॉल्ड वॉलेटाइल लिक्विड्स। यानी ऐसे लिक्विड्स जैसे वाटर है, फॉर एग्जांपल वाटर को जब आप हीट करते हैं, जब ज्यादा हीट एनर्जी की जरूरत होती है, तभी वाटर जो होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसे वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं कि अगर आप उनको ज्यादा हीट ना दें वो वैसे ही इवेपोरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, पेट्रोल है, स्प्रिट है, अल्कोहल है, जो सैनिटाइजर आजकल आप यूज कर रहे हैं। तो क्या करते हैं सैनिटाइजर, आप हाथ में रगड़िए, थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है। तो ये क्या होता है? ये वॉलेटाइल हो जाता है तुरंत, उसको ज्यादा हीट एनर्जी की जरूरत नहीं होती, आपकी बॉडी से थोड़ी सी हीट लेके ये इवेपोरेट हो जाता है। तो पेट्रोल और अल्कोहल देखिए आया है, ये अल्कोहल वही अल्कोहल है क्योंकि आप जो सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं उसमें 70 से 80% अल्कोहल होता है, ठीक है, तो वो इवेपोरेट हो जाता है। तो ये जो वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। चलिए, सब्लिमेशन, इट इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, मैं एक सरल एग्जांपल आपको बताता हूँ कि सॉलिड जो होता है वो पहले लिक्विड में चेंज होता है और फिर वेपर में चेंज होता है। फॉर एग्जांपल आइस है, आपका आइस सॉलिड फॉर्म में है। आइस जब पहले अगर आइस को हम मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा, फिर हम उसको और हीट करेंगे और एनर्जी देंगे और गर्म करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाएंगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो बीच की जो स्टेज है, जिससे लिक्विड है आइस के केस में, सॉलिड से सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ सब्सटेंस है जो आप जानते भी हैं, जैसे कि इसमें है अमोनियम क्लोराइड, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कैम्फर है, कपूर। कपूर को जब आप जलाते हैं, जब देखा होगा आपने मंदिर में पूजा वगैरह में काम में आता है, जब कपूर को आप जलाते हैं तो आप देखिएगा वो लिक्विड में चेंज नहीं होता, आपको कहीं भी लिक्विड नहीं मिलेगा, वो सीधा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, नैप्थलीन बॉल्स जो होती हैं, जो आपके कपड़ों में रखी जाती हैं, कीड़े वीड़े ना लगे, गोलियां होती हैं, वो भी देखिए आप उड़ जाएंगी सीधे, लेकिन लिक्विड में चेंज नहीं होती हैं। देखिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन चेंज इन स्टेट, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से आप सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसमें प्रेशर का क्या कंट्रीब्यूशन है, प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है वो हम देखते हैं। When we apply pressure and compress the gas, intermolecular force of attraction increases and the molecules come close to each other. It may change into liquid depending upon the temperature and the nature of the gas. देखिए, गैस को अगर हम कंप्रेस करें, यानी कि उसका प्रेशर हम बढ़ाएं, तो उसके मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, और पास पास आने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। अब उन मॉलिक्यूल्स को हम जब पास पास ला रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर हम और ज्यादा उसको प्रेशर करें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो जो गैस है, हम ब्यूटेन को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, और हमारे जो सिलेंडर में जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम हाई प्रेशर में करें तो वो पहले लिक्विड में चेंज होगी
और फिर और ज्यादा हम कर देंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाती है, और जो सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं, और ड्राई आइस का यूज रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। अब आ जाइए इवेपोरेशन। इट इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स, इट इज सरफेस फिनोमिना। देखिए बॉइलिंग के केस में भी यही था कि लिक्विड जो है चेंज हो रहा है वेपर्स में, लेकिन बॉइलिंग के केस में पीछे देखिएगा मैंने आपको पढ़ाया था कि बॉइलिंग जो है बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना का मतलब क्या है कि कभी भी अगर आपने चाय बनाने की कोशिश करी हो या चाय देखा हो आपने बनती कैसे है, तो उसमें क्या होता है जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो आप देखिएगा जो पानी जिस बर्तन में वो चाय बन रही होती है उसमें जब बॉईल कर रहे होते हैं हम या दूध को बॉईल कर रहे होते हैं तो पूरे जो क्या कहते हैं वाटर होता है उसमें उबाल आता है, यानी ऊपर से लेके नीचे तक आपको बुलबुले दिखाई देंगे, तो वो बल्क फिनोमिना है बॉइलिंग। और ऐसी दूध में भी उबाल आता है तो वो पूरा दिखाई देता है, सब में आता है, ऊपर से लेके नीचे तक सब में गर्म हो रहता है, वो आप कहीं से भी हाथ डालेंगे वो गर्म ही होगा पूरा उतना। लेकिन हम इवेपोरेशन क्यों कह रहे हैं सरफेस फिनोमिना है? देखिए अगर आप एक छोटे से बर्तन में या थाली में पानी रखेंगे छत पे, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो पानी उड़ गया। आपको मालूम है कि सी वाटर जो है और ओशन में से क्लाउड ऐसे ही बनते हैं, तो वो इवेपोरेट हो रहा है। अच्छा, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में एक मेजर डिफरेंस ये है कि बॉइलिंग का टेम्परेचर फिक्स होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होगा। लेकिन इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, और वो केवल सरफेस यानी ऊपर ही ऊपर सतह पे होता है, नीचे नहीं होता। यानी कि ओशन में भी अगर आप देखेंगे पानी अगर इवेपोरेट होता है तो ऊपर से होता है, नीचे वहां पे और भी जानवर वगैरह रह रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो कम ही होता है, ऊपर का टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसकी वजह से पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। फिर से समझ लीजिए, बॉइलिंग जो है बल्क फिनोमिना है, यानी पूरे जितना भी लिक्विड है उसमें होता है वो, और इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है, यानी कि केवल सरफेस ऊपरी सतह पे होता है। फैक्टर्स देखिए, इफेक्ट कौन कौन से करते हैं फैक्टर इफेक्टिव इवेपोरेशन। पहला सरफेस एरिया, ग्रेटर द सरफेस एरिया मोर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इस चीज को समझ लीजिए। देखिए कभी आपने देखा होगा कि कप और प्लेट में आप चाय पीते हैं, तो कभी अगर पापा अगर आप देखा होगा या बड़े लोग जो हैं सुबह का टाइम होता है तो वो कप में से चाय पीने की बजाय प्लेट में निकाल लेते हैं और पी जाते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा वो क्यों करते हैं? देखिए कप में जो उसका सरफेस एरिया होता है, एरिया जो होता है वो कम होता है, प्लेट में सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो ज्यादा इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन इटसेल्फ कूलिंग लेके आता है, ठंडक प्रदान करता है। तो जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, तो उससे कूलिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। तो इसी वजह से वो चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, यानी प्लेट में चाय ज्यादा जल्दी ठंडी होगी बजाय कि कप में। दूसरा जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो ह्यूमिडिटी। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट। इफ द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज, एंड इफ ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। देखिए ह्यूमिडिटी क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। ह्यूमिडिटी होता है कि एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट वाटर की प्रेजेंस है। आपने अक्सर सुना होगा बारिश के मौसम में कि साहब 100% ह्यूमिडिटी है, 98% ह्यूमिडिटी है, तो इसका मतलब एयर के अंदर वाटर की जो प्रेजेंस है, वाटर वेपर की प्रेजेंस है, बहुत ज्यादा है। अब अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हुई तो इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम हुई तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। अब मैं छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूं। देखिए आपने कभी नोटिस किया होगा बारिश के मौसम में कपड़े जो होते हैं आप धूप में रखेंगे तो नहीं सूखते, या आप धूप में क्या बाहर रखेंगे तो नहीं सूखते हैं बारिश के मौसम में। क्यों? क्योंकि उस समय एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी 100% होती है, और 100% का मतलब ये होता है कि इवेपोरेशन बहुत ही कम हो जाता है। कूलर भी काम नहीं करते हैं, कूलर भी काम नहीं करते क्योंकि काम करते हैं क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। कूलर जो है वो काम ही इवेपोरेशन के ऊपर करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, उनके जो कूलिंग पैड्स हैं उनके ऊपर जब पानी गिरता है तो गर्म हवा जब उन कूलिंग जिसमें कि आपकी ह्यूमिडिटी कम है उस एयर में, तो उससे टकराती है तो वो अपने साथ
और लेके उसको पानी को लेके उड़ जाती है, इवेपोरेट हो जाती है। तो जब वो इवेपोरेट हो जाती है तो अपनी गर्मी वो छोड़ देती है, तो वो इससे की वजह से पैड के आसपास की हवा जो होती है ठंडी हो जाती है, और एग्जॉस्ट जो होता है कूलर का वो उसे आपके पास फेंक देता है, तो आपको ठंडी हवा आती है। लेकिन बरसात के मौसम में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि ऑलरेडी जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसके अंदर ऑलरेडी वाटर वेपर्स ज्यादा है, तो वो क्या कहते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, और कूलर जो है पानी फेंकना शुरू कर देता, उमस लगती है आपको। इसी वजह से कपड़े भी नहीं सूख पाते, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में पानी इतना ज्यादा है कि वो आपके कपड़ों का जो पानी है उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप पंखा चला के पंखे के नीचे करके कपड़ों को सुखाते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा, अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये तो आप सभी को मालूम होगा कि गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, जाड़ों में कपड़े देर में सूखते हैं, और बारिश में सबसे ज्यादा देर में सूखते हैं। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो जाता है। विंड स्पीड, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर बारिश के मौसम में अगर कपड़े नहीं सूख रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आपकी मम्मी वगैरह घर के अंदर जो पंखा होता है उसको चला देते हैं, उससे कपड़े आपके सूख जाते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये हवा चेंज होती रहती है, उस पंखा उसको भगाता रहता है, हवा चेंज होती रहती है, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन अगर आपको इंक्रीज करना है तो आपको विंड स्पीड इंक्रीज करनी ही पड़ेगी।